और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और राहुल से सवाल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर लाल हो रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी हुई और कांग्रेस ने मानो राहुल की पेशी को ऐसे माना हो कि कोई तमगा मिलने जा रहा है राहुल को, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है राहुल को। एक आरोपी के तौर पर पेशी हो रही थी और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी कोई जंग जीतने जा रहे थे। यही तस्वीर नजर आई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल की इस पेशी पर अशोक गहलोत, बड़े बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत पहुंचे, पवन खेड़ा मौजूद थे, ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को आप देख रहे हैं। ये सारे नेता, जयराम रमेश, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब पहुंचे थे जैसे राहुल गांधी सीमा पर गए हो जंग लड़ने के लिए। बल्कि राहुल एक आरोपी थे और आरोपी के तौर पर ईडी में पेशी हुई। देखिए जरा रिपोर्ट। राहुल गांधी सुबह 10:40 पर दिल्ली के अपने घर से निकले। राहुल के साथ बहन प्रियंका भी निकल आई। राहुल के पीछे पीछे कांग्रेस की पूरी फौज सड़क पर उतर आई। लेकिन कांग्रेस के रत्न राहुल को न भारत रत्न मिलना था और न कोई पद्म पुरस्कार। जमानत पर बाहर राहुल की ईडी के सामने पेशी थी, लेकिन कांग्रेस आरोपी युवराज की पेशी को भी अफसर में बदलने निकली थी। इसीलिए राजस्थान से अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट आ गए, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल सड़क पर थे, तो मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह आ गए, उत्तराखंड से हरीश रावत चले आए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सुरजेवाला तक अपने नेता की हाजिरी पर ऐसे सड़कों पर आए मानो राहुल देश के लिए किसी जंग पर निकले हो। ये कितनी ही ताकत लगा लें, कितनी ही शक्ति लगा लें, मगर कांग्रेस को संघर्ष से रोक नहीं सकते हैं। एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी। जब भाजपा और मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सोनिया जी और राहुल जी को नोटिस देने का तुक क्या है? तुक क्या है? राहुल गांधी ईडी के सामने एक आरोपी है और एक आरोपी की ईडी के सामने हाजिरी में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसा माहौल बनाने में लगे रहे जैसे राहुल मानो देश के लिए जंग लड़ने सीमा पर जा रहे हो। और देखिए राहुल गांधी की पेशी हो रही थी, इधर कांग्रेसी जो सड़क पर उतरे उन सबको डिटेन किया गया। रणदीप सुरजेवाला को बस में भरा पुलिस ने, ये वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रणदीप सुरजेवाला के अलावा देखिए अशोक गहलोत भी इसमें शामिल थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए। कौन से वो कांग्रेस के बड़े चेहरे जिन्हें आज डिटेन किया गया, देखिए जरा। कई बड़े नाम, राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। अशोक गहलोत जिन्हें हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल है। दिग्विजय सिंह को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। जयराम रमेश, उन्हें डिटेन किया गया। मुकुल वासनिक को पुलिस ने हिरासत में लिया और पवन खेड़ा, ये सारे वो नेता हैं जो राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतरे थे। रणदीप सुरजेवाला, जैसे राहुल गांधी कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि जिंदगी की हासिल की हो। पीएल पुनिया, जिनको हिरासत में लिया गया, ये सारे वो नेता, गौरव गोगोई, ये सारे वो नेता जो राहुल गांधी के लिए आज आए थे, साथ साथ ईडी दफ्तर तक आना चाहते थे। मीनाक्षी नटराजन, ये सारे लीडर्स का पहुंचना ये बताता है। ये देखिए, ये सारे चेहरे आप देख रहे हैं, इन सबको पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया गया। और पुलिस ने डिटेन किया तो आपको दिखाऊं, प्रियंका वाड्रा सीधे थाने पहुंच गई, तुगलक रोड। ये तस्वीर देखिए जरा। जैसे ही कांग्रेसियों को, बड़े नेताओं को डिटेन किया गया, प्रियंका वाड्रा थाने के अंदर पहुंची हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हरीश रावत बैठे हुए हैं। हरीश रावत के बगल में ये देखिए मुकुल वासनिक बैठे, उन सब से बात करती हुई प्रियंका। लेकिन सवाल ये है, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए बड़े चेहरे तो बुला लिए, लेकिन भीड़ कहां से लाते? तो भीड़ भाड़े पर बुलानी पड़ी। ऐसी भीड़ जिन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ आकर खड़े हो गए थे। ये देखिए जरा, ये भाड़े पर बुलाए हुए कार्यकर्ता जिन्हें ए पता, न बी पता, न सी पता, सिर्फ आकर नारेबाजी करनी थी। तो आज इन भाड़े के कार्यकर्ताओं की पोल रिपब्लिक ने खोली। जब इनसे पूछा कि आखिर राहुल को क्यों न्योता दिया गया, क्यों पेशी हो रही है, क्यों ईडी में आए हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए जरा, डिब्बा गोल हो गया इन सारे कार्यकर्ताओं का।
भाई भैया बताएं, भैया बता रही है। आप लोग के हाथ में ये कार्ड भी है, प्रोटेस्ट भी यहाँ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हो कि क्या कुछ करना है, क्या मूवमेंट रहेगा? भाई अभी भैया से बात करें, भैया कुछ नहीं बोल सकते, अभी मना करा भैया आपको बताया नहीं गया अभी तक? नहीं, अभी भैया से बात करें। भैया आप बता सकते हैं क्या आज क्यों आए हो? आप लोग को कोई जानकारी हो? क्या यहाँ पे आज क्यों इकट्ठे हुए? सबसे बात कर रहे हैं, अभी वो बात कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हाँ भाई, कहाँ रह गए? आप बता सकते हैं आज क्यों आए हैं? भाई हम तो भाई साहब के गांव से ही हैं, तो आप उनसे ही बात करिए। भाई साहब के गाँव से। भैया आप बता सकते हैं कि आज क्या कुछ क्यों आए हैं, क्या होना है? आज इनके लिए आए हैं राहुल भाई। राहुल भाई के लिए क्या हुआ है? राहुल भाई जी मतलब क्यों राहुल भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे नहीं, कोई अगर जानकारी आपको दी गई हो कि क्या करना है? अभी नहीं, क्या कुछ हो रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं, तो वो तो जानकारी नहीं ना कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग अपनी तरफ से अगर मिलने आए तो अपने लीडर से मिलने आए हैं। किस लिए आए? हमने हमारी काम सुनते नहीं है, महंगे का तो सामान है, हमारा घर कहाँ से चले? तो यहाँ पे धरना किस लिए? राहुल गांधी के लिए कि किसके लिए? क्या राहुल गांधी को क्या हुआ? उनसे मिलना है हमें। राहुल गांधी तो यहाँ वहाँ दूसरी तरफ से आएंगे। अच्छा, आएंगे तो देखें। कांग्रेस पार्टी के लिए आए हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते इस साल, क्योंकि मोदी ने हमारा सर खराब कर दिया है। जितना प्राइस बढ़ा दिया है, पेट्रोल बढ़ा दिया, हमारा गाड़ी चला। आज इसके लिए आज जो यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं वो किस लेकर? ये हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। ये वजह कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे उनका साथ देना चाहते हैं। हम लोग का नहीं बोलना था इतना। बट आप आए किस वजह से? किस वजह से यहाँ पर आए हैं? ये देखो रेडी के लिए, रेडी क्यों है यहाँ? ऐसे ही मोर्चे के लिए आए, मैडम के लिए आए, इलेक्शन के लिए आए। कौन से इलेक्शन के लिए? कौन सा इलेक्शन? मुझे कांग्रेस के इलेक्शन के लिए हम यहाँ पर आए? नहीं। तो आप बुलाया किसने आपको? ऐसे ही आए हम लोग सुनते सुनते। क्या सुना आपने और कहाँ से आए आप? कुलाबा से। तो आपको पता नहीं आप ये क्या चल रहा है, किस लिए है? मालूम नहीं। कौन से नेता के लिए? राहुल गांधी। क्या वजह है आज यहाँ पर आने की? पता नहीं, ऐसे आए पब्लिक तो हम। तो देखिए, ऐसे आए कैसे आए किसी को नहीं पता, क्यों आए और कैसे आए। लेकिन देखिए, हर शहर में ऐसे ही आए। जरा देखिए कहां कहां पहुंचे ऐसे लोग। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आपके सामने नक्शा आ गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ। जम्मू में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये वो शहर हैं जहां इसी तरह के लोग जैसे तैसे आकर प्रदर्शन करके चले गए। राहुल गांधी को हीरो बनाने आए थे। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी बैठे। आज ईडी के दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। ईडी के ऑफिस में राहुल गांधी पहुंचे। जरा ग्राफिक्स दीजिए। राहुल गांधी सुबह 11:16 पर ईडी के दफ्तर पहुंचे दरअसल, और सामान्य आरोपी की तरह राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। बिना मोबाइल की इजाजत नहीं थी, बिना मोबाइल ईडी के दफ्तर में पहुंचे थे राहुल गांधी। उनसे सवाल जवाब हुए। ईडी दफ्तर में राहुल को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। सामान्य तरीके से आरोपी की तरह पहुंचे, आम आरोपी की तरह राहुल से पूछताछ की गई। सुबह 11:37 पर राहुल से पूछताछ शुरू हुई और असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी, जी हां, 3 असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछताछ की। सवालों के जवाब राहुल को लिख कर देने थे। आप देख रहे हैं राहुल गांधी लिख रहे हैं। जो भी सवाल पूछा गया उसे लिखकर जवाब देना था, बाद में मुकर न जाए राहुल। सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, यंग इंडिया से आप कैसे जुड़े हुए हैं? यंग इंडिया कंपनी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। राहुल गांधी उसमें 38% हिस्सेदारी है। आपकी यंग इंडिया में क्या भागीदारी है? राहुल गांधी से अगला सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया, आपने यंग इंडिया के शेयर अपने नाम क्यों किए? राहुल से सवाल यह था। यंग इंडिया में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है आपकी? राहुल से यह भी सवाल किया गया। कौन कौन यंग इंडिया में शेयर होल्डर है? इसका जवाब भी राहुल गांधी ने लिख के दिया। शेयर के लिए किस खाते से भुगतान किया आपने? राहुल ने इसका जवाब भी दिया। पहले राउंड की पूछताछ 3 घंटे तक चली। जी हां, 3 घंटे राहुल गांधी ऐसे ही बैठकर लिखते रहे। राहुल के जवाब को लेकर पूछे गए
कई सवाल, यानी जो राहुल ने जवाब दिए उस पर भी कई सवाल हुए। पहले दौर की पूछताछ 2:29 पर खत्म हो गई और इसके बाद लंच ब्रेक के लिए राहुल गांधी निकले। लेकिन सोचिए जरा, राहुल लंच के लिए यहां से निकले तो यहां से निकलकर सीधे मां के पास क्यों पहुंचे? जरा देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं सर गंगाराम, जहां सोनिया गांधी भर्ती थी। और राहुल गांधी अब ईडी दफ्तर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और अब जो बाकी सवाल जो अभी रह गए थे, अब उन सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, यानी कि सेकेंड राउंड जो है वो अब यहां से शुरू होने वाला है। तमाम वो सवाल जिनके जवाब अब राहुल गांधी को देने हैं। तो राहुल गांधी सर गंगाराम पहुंचे, सोनिया गांधी से मिले और उसके बाद फिर ईडी दफ्तर वापस आए और फिर सुनवाई, पूछताछ का दूसरा राउंड शुरू हुआ। तो देखिए जरा, राहुल गांधी से पूछताछ का यह दूसरा राउंड था। फिर राहुल गांधी आ गए और फिर आकर बैठे। 3:30 बजे राहुल गांधी फिर से ईडी दफ्तर पहुंच गए। फिर से उन्हें पेपर दिया गया और सवालों के जवाब उन्होंने लिखने शुरू किए। राहुल ईडी के सवालों का यह राहुल से दूसरा राउंड था और दूसरे राउंड में उनसे सवाल किया गया, यंग इंडिया बनाने के पीछे आपका मकसद क्या था, बताइए। उनसे पूछा गया, कांग्रेस ने यंग इंडिया को आखिर कर्ज क्यों दिया? यानी कांग्रेस फंड से राहुल ने यंग इंडिया के लिए पैसा लिया था, क्या आपको इस कर्ज के बारे में जानकारी है? राहुल से सवाल किया गया। यंग इंडिया को कर्ज देने का फैसला आखिर किसका था? अगला सवाल, एजेएल, एसोसिएट जर्नल और यंग इंडिया की संपत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? राहुल से यह भी पूछा गया। एजेएल में आपकी हैसियत क्या है? अगला सवाल राहुल से यह किया गया। शेयर होल्डर्स के साथ आपकी बैठक हुई, यह भी राहुल से पूछा गया। 7 मंजिला हेराल्ड हाउस किराए पर आखिर कैसे दे दिया? ये सारे सवाल राहुल को लिखकर जवाब देना था। हेराल्ड हाउस का किराया कौन लेता है? राहुल गांधी से यह भी पूछा गया। व्यवसायिक कंपनी की बैठक 10 जनपद पर आखिर कैसे होती थी? यह बड़ा सवाल था। ईडी ने राहुल के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी है। साथ ही साथ इसके अलावा भारत में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कहां कहां है? राहुल से यह सवाल भी किया गया। कितने बैंक अकाउंट हैं? राहुल से पूछा गया। और विदेश में कोई बैंक खाता है क्या? राहुल से अगला सवाल यह था। किस किस बैंक में आपका खाता है? यह भी पूछा गया राहुल से। उनमें कितनी रकम जमा है? यानी पूरी बैंक डिटेल्स राहुल से मांगी गई। विदेश में भी कोई संपत्ति है क्या आपकी? उनसे यह भी सवाल किया गया। और विदेश में अगर संपत्ति है तो उसका ब्यौरा भी राहुल गांधी दें। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, हेराल्ड हाउस की बात की गई तो ये हेराल्ड हाउस कहां है ये आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि उसमें पूछा गया नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ, इसकी संपत्ति से जुड़े हुए सवाल कि ये सारी संपत्ति गांधी परिवार ने कैसे ले ली है। ये है हेराल्ड हाउस, इसका किराया आखिर किसे जाता है, ये सवाल भी पूछा गया है। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस पर सियासत फुल हो रही है। हेराल्ड हाउस राहुल की पेशी पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने हल्ला बोला है, बीजेपी ने हल्ला बोला है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वार पलटवार चलता रहा। किसने क्या प्रहार किया है यह आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और बीजेपी ने उसका क्या जवाब दिया है। देखिए जरा, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अंग्रेजों से भी लड़े थे, अब अंग्रेजों के मुखबिरों से भी लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। संबित पात्रा ने कहा नकली गांधी नकली सत्याग्रह कर महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने कहा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने जवाब में कहा आज भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। इसके अलावा कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा हम डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस और करप्शन का गहरा रिश्ता है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कांग्रेस को नोटिस, राहुल को नोटिस कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने कहा क्या एक परिवार के लिए जांच एजेंसियों को अगला कानून बनाना होगा? अब जरा सुनिए कैसे सियासत में वार पलटवार हुआ आज पूरे दिन। गॉडसे के वंशज
गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। आज तक हमने सत्याग्रह को सत्य से जुड़ा हुआ देखा था, ट्रुथ के साथ जुड़ा हुआ देखा था। पहली बार हमने सुना है कि भ्रष्टाचार को बचाने के लिए भी सत्याग्रह होता है। आज महात्मा गांधी जी जहां भी ये देख रहे होंगे, जहां भी ये सुन रहे होंगे, आज उनके हृदय में तकलीफ हो रही होगी, उनको आघात पहुंच रहा होगा। आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी पुनः कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश भ्रष्टाचार के प्लैंक के ऊपर से कर रही है, भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर से कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ में जो ईडी के नोटिस आए हैं, इसको देश का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ऐसा जुल्म मत करो, न्याय रखो, कानून का राज स्थापित होने दो। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। हमने कोई भाषण नहीं देना था, कोई मंच नहीं लगाया था, सिर्फ एक पीस मार्च, सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहते थे। उसकी परमिशन सरकार नहीं दे रही है, ये मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन एजेंसीज पर जो अनावश्यक दबाव बनाकर विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाने का काम जो कर रही है सरकार, वो कभी कामयाब नहीं। क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? हमारा संघर्ष दशकों से चला आ रहा है इस विचारधारा के खिलाफ, और चलता आएगा, और इसको हम 70 साल तक हराते आए हैं। आने वाले 700 साल तक ये कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये श्राप है इस देश का इन लोगों को। यही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर तब भी यही आरोप लगाते थे महात्मा गांधी पर। अंग्रेज तो खदेड़ दिए गए, अब इनकी बारी है। ये नकली गांधियों का नकली सत्याग्रह है, और सवाल ये पैदा होता है कि अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको आपकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है, तो कानून से कोऑपरेट करने के बदले कभी बहाने बनाना, कभी अलग डेट लेना, चोर की दाढ़ी में तिनका है, और इसीलिए छिपाने वाली बहुत बातें हैं। और इस भ्रष्टाचार के कवर अप के लिए आज ये मार्च ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है, ना कि मार्च ऑफ सॉलिडेरिटी। तो आपने सियासतदानों को तो सुन लिया, अब जरा लोगों को आपको सुनवाते हैं। सियासतदान अपने हिस्से की बात रख रहे हैं, लेकिन देश के लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस पेशी को लेकर? क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं जो कांग्रेस सोच रही है कि राहुल गांधी कोई मैदान जंग से लौट कर आए हैं? जरा सुनिए लोगों को। 70 साल तक लूट रहे हैं ये। आज तक क्या किया हमारे लिए? क्या किया आज तक हमारे लिए? बताइए नहीं उन्होंने। और जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, अरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए जेल में। जब से इनके हाथ से 7-8 साल से सत्ता गई है केंद्र में, इन्होंने भीड़ तंत्र को ही हमेशा अपना हथियार बनाया है। अगर कोई सरकारी तंत्र कुछ कार्रवाई करना चाहता है, और अगर ये बिल्कुल साफ स्वच्छ है, तो इन्हें क्या आपत्ति है? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, 60 साल आपने सरकार चलाई है, आपको लगता है आपने कुछ नहीं कमाया, तो आपके मन में चोर नहीं होना चाहिए और उनकी कार्रवाई होने देनी चाहिए। ईडी का दफ्तर घेरा जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा, तो लग रहा है इस प्रकार से कि जो है कांग्रेस बहुत बुरी तरीके डर गई है, और डरना तो नहीं चाहिए, अगर कर नहीं तो डर खाएगा। ईडी की पूछताछ से तो कांग्रेस डरी हुई है। अब वही उदाहरण है कि जो जेल से बेल में है, वो भ्रष्टाचार के समर्थन में दिल्ली घेरने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो चीज है, जो एजेंसी आपसे पूछताछ कर रही है, उसको आप जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, बच्चे रखिए, उसमें गुस्सा होने की क्या बात है? भाई लग तो यही रहा है कि डर गई है, तभी तो इतना हंगामा काट रहे हैं। भाई ईडी कुछ ना कुछ पूछेगी, उसका उत्तर देने में डर रही है।
तो लोग भी बखूबी समझ रहे हैं कि ईडी क्या पूछेगी कि राहुल गांधी डर रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी को ईडी ने क्यों बुलाया है, सोनिया गांधी को भी इसके बाद क्यों पेश होना है, क्यों हाजिर होना है, इस रिपोर्ट पे देखिए जरा। 84 साल पुराने अखबार को लेकर गांधी परिवार घेरे में। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। दरअसल एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसों से बनी। 3 अखबार निकालती थी ये कंपनी। अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड छापती थी, हिंदी अखबार नवजीवन भी छापती थी, उर्दू अखबार कौमी आवाज छापती थी और देश के प्रमुख हिस्सों में एजेल के दफ्तर थे। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ये बाद में कांग्रेस का मुखपत्र बना और 2008 में इसका प्रकाशन बंद हुआ। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। उसके बाद नई यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनी। इस कंपनी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार थे। बाद में एसोसिएट जर्नल्स का कर्ज चुकाने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी राहुल और सोनिया की कंपनी ने कांग्रेस फंड से 90 करोड़ का लोन लिया और बाद में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी का लोन माफ कर दिया गया। ये जो यंग इंडियन के पास 5 लाख ही थी, उनको 50 लाख देना था कांग्रेस को। उन्होंने 1 करोड़ का कर्जा लिया एक कंपनी से कलकत्ता में डोटेक्स, और उसमें से 50 लाख निकाल के कांग्रेस को दे दिया। तो माने ये हो गया कि इन्होंने फ्रॉड किया है फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि ये कहाँ है अकाउंट, कोई रास्ता नहीं है। इनको जरूर सजा होगी और सख्त सजा होगी। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर केस किया था। नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया। केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया। पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए कर्ज का आरोप लगा। पार्टी फंड का पैसा निजी कंपनी में इस्तेमाल किया गया। एजेएल को 9 करोड़ शेयर मिल चुके थे। 90 करोड़ के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए दिए। कर्ज के बदले संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। 2000 करोड़ की हेराल्ड हाउस हड़पने का भी इल्जाम लगा। जून 2014 को सभी आरोपियों को समन भेजा गया। अगस्त 2014 को ईडी ने केस दर्ज किया। मई 2019 में 64 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। दिसंबर 2015 को सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए। तो खबर कुछ इस तरह की है। राहुल गांधी की पूछताछ लगभग खत्म हो गई है और 5.5 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। अगले राउंड में खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, पत्थरबाजों पर एक्शन जारी है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का एक्शन पत्थरबाजों पर अभी भी जारी है। योगी ने तय कर लिया है सबसे एक एक पत्थर का हिसाब होगा। जितने लोगों ने पत्थर चलाए हैं, बुलडोजर चल चुका है इन सब के ऊपर। लेकिन इस दरमियान बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से और पत्थरबाजी से जुड़ी बड़ी खबर। ये आपको बता दें कि फिरोजाबाद में पोस्टर जारी हो गए हैं पत्थरबाजों के। यूपी में उपद्रवियों पर एक्शन जारी है। एक्शन जारी है पत्थरबाजों के नए पोस्टर। पत्थरबाजों के नए पोस्टर सामने आ गए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नया पोस्टर क्या है ये देखिए जरा। ये नए पोस्टर लग गए। नए पोस्टर थाने के बाहर लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारे पत्थरबाज जो पत्थर चला रहे थे फिरोजाबाद में, ये नया पोस्टर है। देखिए इस पोस्टर में 1 2 3 4 5 6 12 और 6 ये देख रहे हैं आप लाइन से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगभग 24 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 24 तस्वीरें इस पोस्टर में लगी हुई हैं। पुलिस ने इस तस्वीर इनको टांग दिया है। इतना ही नहीं, एक्शन सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं हो रहा है। आपको दिखाने जा रहा हूं, कानपुर में इमारत सील कर दी गई है, बिल्डिंग सील कर दी गई है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इमारत को सील किया जा रहा है बाकायदा। यहां ये देखिए प्रशासनिक कार्रवाई हुई है इमारत को सील करने की। इस इमारत में कोई नहीं घुस सकता। ये जो तारीख के साथ बाकायदा लिखा गया है सील, यानी वो लोग जो पत्थर चला रहे थे, जो आरोपी हैं, जो जेल में थे, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन देखिए पत्थरबाजों का इलाज पूरा हो रहा है। अब तक क्या क्या एक्शन आज हुआ है, हर रोज कार्रवाई हो रही है। पुलिस उन पत्थरबाजों को खोज रही है, उन दंगाइयों को खोज रही है जो पत्थर चला रहे थे। आज देखिए जो एक्शन हुआ है वो आपको बता रहा हूं। प्रयागराज में 92 और गिरफ्तारियां हो गई हैं अब तक। सहारनपुर में 81 और अरेस्ट हो गए हैं। हाथरस में 51 से ज्यादा दंगाई पकड़े गए हैं। मुरादाबाद में 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अंबेडकर नगर में 41 दंगाई पकड़े गए हैं।
फिरोजाबाद से 17 आरोपी अरेस्ट हुए, वहां का पोस्टर भी आपको दिखाया है। अब तक 333 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दंगाइयों की संपत्ति की जांच हो रही है और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संपत्तियों को सील करने की भी कार्रवाई साथ साथ चल रही है। कानपुर में हयात के सहयोगियों की संपत्ति सील कर दी गई है। बिल्डर हाजी वसी गैंग की बिल्डिंग भी सील की गई है। राशिद सिद्दीकी, सूफियान बेग की इमारत भी सील कर दी गई है कानपुर में। यह एक्शन हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि कैसे केडीए ने क्या किया है। मास्टरमाइंड का जो घर था वो सील किया है, लेकिन मैं आपको अब सुनवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, लोग बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं वो सब अपना अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटा रहे हैं। जरा मृदुल की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हिंसा हुई थी और उसके बाद अब लोग अपना सामान हटा रहे हैं क्योंकि पीडीए यहाँ पर कार्रवाई करने वाला है, ऐसी जानकारी उनके पास पहुंची। कुछ लोगों से बात करेंगे। आपके पास क्या जानकारी आई है, इसके चलते आप लोग सामान हटा रहे हैं या पीछे कर रहे हैं? हम लोग पास कोई जानकारी नहीं है, बस ये है कि किसी ने, जैसे ये भाई साहब ने बताया हमको कि यहाँ पर जो उस साइड पे है वो हटने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद भाई हम लोगों को ना हो, इसलिए एहतियाती तौर पर हम लोग हटा रहे हैं। 2-3 दुकानें, कुछ लोग अपने सामान भी हटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ एहतियात के तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो सामान हटा रहे हैं। ना कोई जानकारी है, ना कोई नोटिस है, ना उन्हें पता है कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाकी सारा मार्केट पूरा बंद है। एक बार हम दिखा देते हैं, पूरा मार्केट बंद है। यहाँ पर हिंसा हुई थी, लेकिन सिर्फ अभी 2 से 4 दुकानें हैं जहाँ पर लोग पहुंचे और अपना सामान हटा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर पीडीए पहुंचेगी, लेकिन किसी भी वक्त पहुंच सकती है, इसलिए मन में एक डर है, खौफ है, उसके चलते ये लोग यहाँ पर पहुंचे और अपना सामान हटा रहे हैं। तो आइए, आपने देखी मृदुल की रिपोर्ट कि कैसे लोग अपना सामान हटा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगले जुमे की तैयारी हो गई है। ये तौकीर रजा, ये जो आप सभा देख रहे हैं, इस सभा में तौकीर रजा भाषण दे रहे हैं कि अगले जुमे की तैयारी क्या है, अगले जुमे का प्लान क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। क्या इस तरह के भड़काऊ लोगों को भड़काकर, लोगों को उकसाकर हर जुमे की तैयारी इसी तरह से करेंगे? देखिए जरा कि क्या तैयारी की है अगले जुमे के लिए। यह है तौकीर रजा, जिन्हें आप आगे देख रहे हैं। तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया। एक और प्रदर्शन 17 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जुमे की नमाज के बाद यह प्रदर्शन होगा फिर से। प्रशासन से प्रदर्शन की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है। बरेली में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और धर्मगुरुओं से शांति की अपील की गई है बाकायदा, और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी भी दी गई है। बरेली में धारा 144 पहले से लागू कर दी गई है। 900 सीसीटीवी से निगरानी हो रही है बाकायदा और 145 चौराहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। जुमे पर प्रशासन की पैनी निगाह रहने वाली है। नियम तोड़ा तो एक्शन की पूरी तैयारी है। इसलिए उन सभी लोगों को सुझाव यही है कि तौकीर रजा जैसों की बातों में हरगिज ना आए। ये लोगों को फंसाकर, हाथों में पत्थर पकड़ाकर खुद कहीं भाग जाएंगे। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा दोनों को। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका गलत है। सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है तो भाजपा के लोग अजय देवी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं शक्ति कपूर के बेटे श्रद्धा कपूर के भाई जेल पहुंच गए। जेल पहुंचा कपूर खानदान का चिराग। ये आप देख रहे हैं शक्ति कपूर, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर उनके बेटे, जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ये तस्वीरें मैं परिवार की दिखा रहा हूं। अब जरा सिद्धांत की तस्वीर दिखाइए, शक्ति कपूर के सुपुत्र। ये है सिद्धांत कपूर, शक्ति कपूर और के बेटे श्रद्धा कपूर के भाई।
इनकी गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर दिखाइए, इनके साथ कईयों की गिरफ्तारी हुई है। ये देखिए जरा, बेंगलुरु पुलिस इस तरह से भरकर ले गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स के मामले में शक्ति कपूर के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, श्रद्धा कपूर के भाई की गिरफ्तारी ड्रग्स लेने में हुई है। आखिर कहां से पकड़ा है पुलिस ने, किस जगह पर पकड़ा है, क्या कर रहे थे सिद्धांत, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, जेल पहुंचे हैं सिद्धांत कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत को अरेस्ट किया है। सिद्धांत पर पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप है। जी हां, कल रात 5 स्टार होटल में पार्टी थी दरअसल, और सिद्धांत बतौर डीजे पार्टी में शरीक हुए थे। रेव पार्टी में बेंगलुरु पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने कई लोगों को छापे के बाद हिरासत में लिया है। सभी आरोपी उलसूर पुलिस स्टेशन लाए गए उसके बाद, और पार्टी में शामिल 35 लोगों का ड्रग टेस्ट भी हुआ है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 35 में 5 लोग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, और सिद्धांत कपूर भी ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी इन्होंने भी ड्रग्स ली थी। पुलिस को एमडीएमए के 7 टैबलेट्स भी मिले हैं। पार्टी में गांजे का एक पैकेट भी बरामद हुआ है, और साथ ही साथ आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं, उसमें इनको अरेस्ट किया गया है। जरा सुनिए, डीसीपी को सुनवाता हूं आपको। डीसीपी भीमा शंकर बेंगलुरु डीसीपी हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ड्रग्स के खिलाफ जो हमारी फाइट जारी है उसके कंटिन्यू करते हुए हमने ये रेड किया है। इसमें 5 लोग हमने अब तक सिक्योर किया है। उस पार्टी में काफ़ी लोग थे, बट उनमें हमने जिसको भी सस्पेक्ट किया, जैसे 35 लोगों को हमने सस्पेक्ट करके उनको मेडिकल एग्जाम के लिए भेजा था, उसमें 5 लोगों ने ड्रग्स लिया बोल के मेडिकल टेस्ट में रिपोर्ट आया हुआ है। उस प्रीमाइसेस को सर्च किया तो वहाँ पे 7 एमडीएमए टैबलेट्स और एक पैकेट में गांजा भी हमें वहाँ पे मिला था। और आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको बताने जा रहा हूं कि जब कस्टडी में लिया गया, ये आप देख रहे हैं, ये सिद्धांत को आप देख रहे हैं, कस्टडी में शक्ति कपूर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद पुलिस लेकर पहुंची है मेडिकल टेस्ट कराने। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को मेडिकल टेस्ट कराया गया, और उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में संभवतः पेश किया है। ये सिद्धांत को आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं पार्टी में आखिर हो क्या रहा था, सिद्धांत पार्टी में क्या कर रहे थे, बेंगलुरु में सिद्धांत क्या कर रहे थे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। मशहूर फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर और फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरे परिवार को, श्रद्धा कपूर नजर आ रही है, शक्ति कपूर दिख रहे हैं, सिद्धांत नजर आ रहे हैं परिवार के साथ। लेकिन सिद्धांत बेंगलुरु में थे। बेंगलुरु पुलिस ने कल देर रात सिद्धांत कपूर को दरअसल हिरासत में ले लिया और आज उनकी गिरफ्तारी की, यानी कल उनको हिरासत में लिया गया था और आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कल बेंगलुरु के इस 5 सितारा होटल में, ये आप होटल की तस्वीरें देख रहे हैं जहां आपको पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची, एक बड़ी टीम होटल में पहुंची, होटल में रेड की। द पार्क बेंगलोर ये होटल का नाम है। इस 5 सितारा होटल में पहुंचे, एक पार्टी चल रही थी इस होटल में। दरअसल ये पार्टी की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे, युवा पार्टी में थे। पुलिस को खबर पहुंची कि इस पार्टी में प्रतिबंधित नशा, वो नशा जो बैन है, जो इलीगल है, अवैध है, वो नशे का इस्तेमाल हो रहा है इस पार्टी में। पुलिस को जानकारी मिली और खबर मिलते ही बेंगलुरु पुलिस बाकायदा एक टीम के साथ होटल पार्क पहुंच गई। उसके बाद पुलिस ने अंदर एंट्री की तो देखिए जरा, होटल के अंदर बने पब में रेव पार्टी हो रही थी। युवा मौजूद थे पार्टी के अंदर, जो पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, नाच गा रहे थे। इस पार्टी में शामिल लोगों ने गांजे से लेकर और एमडीएमए, सबसे महंगा नशा है, सबसे महंगी ड्रग है एमडीएमए, जो महंगी भी आती है, मुश्किल से भी मिलती है और विदेश से आती है। यानी गांजे से लेकर एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रखा था इन लोगों ने। तस्वीरों से आप खुद अनुमान लगाइए कि पार्टी के अंदर मौजूद लोग कितने नशे में थे। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। और इन्हीं लोगों में एक शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर भी थे, वो भी इस पार्टी में मौजूद थे। ये इस वक्त आप सिद्धांत कपूर की तस्वीर देख रहे हैं। सिद्धांत कपूर यानी शक्ति कपूर के बेटे डीजे हैं, डिस्क जॉकी हैं, डीजे चलाते हैं। सिद्धांत इस पार्टी में डीजे यानी डिस्को जॉकी के तौर पर बुलाए गए थे बाकायदा।
सिद्धांत को म्यूजिक का शौक है और अपने शौक को पूरा करना कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नशे का शौक हो जाए तो एक ना एक दिन मुश्किलों से आपका सामना तय। समझिए, नशे के इसी शौक के कारण आज सिद्धांत कपूर गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने सिद्धांत को गिरफ्तार कर लिया। आपको याद होगा इससे पहले श्रद्धा कपूर को भी इस ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बहुत पहले बुलाया गया था। अब आपको बताता हूं सिद्धांत के बारे में। 1984 में 1984 में सिद्धांत का जन्म मुंबई में हुआ। शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के बड़े भाई हैं सिद्धांत। फिल्मों में भी, कई फिल्मों में सिद्धांत काम कर चुके हैं। आपको याद होगा शूट आउट एट वडाला फिल्म से सिद्धांत ने डेब्यू किया था और फिल्म अगली में भी सिद्धांत नजर आए थे। बहन श्रद्धा के साथ भी कई फिल्में कर चुके हैं सिद्धांत। फिल्म हसीना पारकर में श्रद्धा के साथ नजर आए थे। फिल्म चेहरे में अमिताभ के साथ भी काम कर चुके हैं। वेब सीरीज एक आई थी भौकाल, इस सीरीज में भी सिद्धांत काम कर चुके हैं। तो ये था सिद्धांत का करियर, लेकिन इस बीच सिद्धांत की गिरफ्तारी, सिद्धांत को एनडीपीएस की कई धाराओं में अरेस्ट किया गया है। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी, जो ईडी पूछताछ कर रही थी राहुल गांधी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। दूसरे दौर में राहुल से लगभग 5 से 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और खबर यह है, अपुष्ट खबरें, जी हां, खबर यह कल फिर राहुल गांधी से पूछताछ होगी। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ होनी है। राहुल से आज 8.5 घंटे कुल पूछताछ हुई है। जी हां, 8.5 घंटे आज पूछताछ हुई है। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए ईडी ऑफिस से। अनुज, राहुल गांधी से कल फिर पूछताछ होनी है, यह बड़ी खबर है। अनुज जी बिल्कुल सुहेल, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल फिर राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। आज करीबन 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पे, ईडी के ऑफिस पे, एआईसीसी पे मैं इस समय मौजूद हूं। कांग्रेस मुख्यालय पे पहले यहां तैयारियां करी गई थी और अनाउंसमेंट भी हुआ था कि राहुल गांधी जब पूछताछ खत्म हो जाएगी यहां आएंगे और प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं या फिर लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वो प्रोग्राम कैंसिल होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि दोबारा कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है राहुल गांधी को। जी अनुज सुबह से वहां मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।